क्या तुम भी एग्जाम में पूरा पढ़कर जाते हो लेकिन फिर भी तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं? हो सकता है प्रॉब्लम तुम्हारी प्रिपरेशन में नहीं बल्कि आंसर राइटिंग स्किल में हो। तो हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुम्हारा प्यारा उत्कर्ष भैया और हम आज मिले हैं एक नई वीडियो को लेकर जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आंसर राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। क्योंकि देखो, तुम यार कितने भी अच्छे आंसर क्यों ना लिख दो एग्जाम में, लेकिन अगर तुमको ठीक से आंसर को अपने को प्रेजेंट करना अगर नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं है यार। तुम पूरी किताबें सॉल्व करके चले जाते हो, इतनी सारी टेक्स्ट बुक यूज करते हो, इतनी सारे रेफरेंस बुक यूज करते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं जिससे एक टीचर ना सिर्फ इम्प्रेस होगा बल्कि वो तुम्हारे पूरे पेपर का एक फ्लो बना देगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हमको चेंज अपनी आदत में करनी पड़ेंगी जिससे हमारे जो परसेंटेज है वो कम से कम 2 से 3% का जंप ले ले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली चीज देखो कि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, आंसर प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो समझो कि सबसे पहले ये बताओ यार भैया कि एक बढ़िया स्मार्ट आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखो, जब भी तुम एक एग्जाम को अपनी कॉपी को स्टार्ट करने वाले हो तो स्टार्टिंग में हमेशा अच्छी हैंडराइटिंग लिखो, क्योंकि यार तुम समझ रहे हो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली चीज कि अगर तुमने स्टार्टिंग अपनी अगर बेकार कर दी तो जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसके दिमाग में तुम्हारी एक खराब इमेज बन चुकी है। फिर तुम आगे कितने भी अच्छे आंसर क्यों ना लिखो, वो तुमको उस लेवल के नंबर, उतने अच्छे नंबर नहीं देगा जितने वो देता। ठीक है, तो अपनी पहली जो 2 लाइन है स्टार्टिंग की वो बढ़िया साफ लिखो। डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन जो है शॉर्ट लिखो। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कुछ अगर बड़े मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ गया तो वो डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन में ही अपना पूरा आंसर कवर करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आ गया कि डिफाइन इकोसिस्टम और उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन है, तो उनको अगर सेकंड पार्ट नहीं आता है तो वो डिफाइन इकोसिस्टम को ही इतना खींच देंगे कि वो जो सेकंड वाला पार्ट है क्वेश्चन का वो दब जाएगा। तो एग्जामिनर यार वो लोग इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं कि वो लोग देख के समझ जाते हैं कि इस बंदे को क्या आता है क्या नहीं आता। तो हमेशा अपना जो डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको छोटा लिखो और क्वेश्चन जो पूछ रहा है वही लिखो। इधर उधर की चीजें, वो पहले का जमाना था जब लोग कुछ बोलते थे ना कि एग्जाम के अंदर गाना कुछ नहीं समझ में आए तो गाने की लिरिक्स लिख के आ जाना। बात तो सही है भाई साहब कर मत देना, सीबीएसई बैन लगा देगा और अलग से नोटिस आएगा तुम्हारे घर पे वो अलग। ठीक है, डायरेक्ट F ग्रेड मिल जाएगा, सब्जेक्ट से बाहर हो जाओगे, फिर दोबारा बैठ के देते रहना पेपर। अननेसेसरी कहानियां मत लिखो, जितना आता है उतना लिखो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर तुम्हारी क्लैरिटी दिखनी चाहिए, यानी कि वो उसको ये पहला पेज देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये जो बच्चा है इसको सच में आता भी है या ये हमको इस पूरे पेपर के अंदर सिर्फ बहलाने फुसलाने की या गुमराह करने की कोशिश करेगा अपने आंसरों के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी चीज होती है एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट। अब हम लोग करते क्या है कि आंसर राइटिंग की वजह से, हैंड राइटिंग की वजह से इतना टाइम इधर उधर कर देते हैं कि हमारी जो कुछ ऐसी होता है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो छूट ही जाते हैं, या फिर अगर हम उनको अटेम्प्ट भी करते हैं तो उस इंटेंसिटी के साथ अटेम्प्ट नहीं कर पाते जिस इंटेंसिटी के साथ हम लोग स्टार्टिंग का पेपर अपना अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आसान क्वेश्चंस पहले करो, लेकिन अब यहाँ पे एक कैच है, वो मैं तुमको आगे बताऊंगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। ठीक है, एक आंसर पर ज्यादा टाइम मत लगाओ, क्योंकि ये चीज तुम समझ रहे हो कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन या कोई न्यूमेरिकल तुम पे नहीं बन रहा है, समझ रहे हो, तो फिर तुम उसमें अगर वापस अपना टाइम वेस्ट अगर करते रहोगे तो हो सकता है फिर तुम्हारा बाकी का पूरा पेपर छूट जाए। ठीक है, लास्ट के 10 मिनट बचा के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है क्योंकि ये तुम्हें यूज करनी ही पड़ेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग इतना फ्लो में होते हैं कि कभी हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, कभी हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देते हैं, कभी कभी हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, या कुछ भी उल्टा सीधा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो अगर हमने एक बार अपना रिवीजन का साइकिल लगा दिया तो हो सकता है कि हम अपनी सिली मिस्टेक्स को ढूंढ के एक एग्जाम के अंदर अपने मार्क्स ऐसे ही बढ़ा दें। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम का तुम्हारा पूरा प्लान क्या रहेगा कि नंबर 1 पे तुम लोग इजी क्वेश्चंस करोगे, फिर तुम मीडियम क्वेश्चंस करोगे, फिर तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे और लास्ट के 10 मिनट तुम रखोगे अपने रिवीजन के लिए। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखो कि अगर तुम्हारा आधा पेपर बहुत अच्छा गया है
और आधा जो पेपर है या लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है, अगर वो तुमने बहुत जल्दबाजी में लिखे हैं या अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए या फिर उसमें तुम्हारी हैंड राइटिंग खराब हो गई है, तो एट द एंड तुम्हारे मार्क्स कम ही आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कीवर्ड्स की ट्रिक। अब भैया कीवर्ड्स ट्रिक क्या होती है यार? देखो कीवर्ड्स ट्रिक का मतलब है कि तुम्हारी जो एनसीईआरटी है, जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर कहीं कहीं ऐसे वर्ड्स होंगे जो वर्ड्स उस पूरे कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के लिए एक लिया है कि राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब तुमने यहाँ पे देखो 2 चीज जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है, पावर हाउस ऑफ द सेल और एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब तुमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे आया है वहां पे ये 2 चीजें आनी बनती हैं, एक तुम्हारा एटीपी और एक तुम्हारा पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अगर तुमने इन दोनों कीवर्ड्स को यूज किया है प्लस इनको अंडरलाइन भी अगर कर दिया, तो एग्जामिनर पहली नजर में देखते ही समझ जाएगा कि इस बंदे को पूरा आंसर आता है और तुम्हारे इजीली आंसर बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखो बोर्ड्स में कीवर्ड्स को देखकर ही कई बार मार्क्स मिलते हैं और ये बात 1000% सत्य है। ठीक है, एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट कीवर्ड्स तुमको यूज करने हैं। उसके बाद साइंटिफिक या टेक्निकल टर्म्स को भूलना मत, क्योंकि जो साइंटिफिक टर्म्स होते हैं एक एग्जामिनर अपने आंसर में उन्हीं की तलाश में रहता है। सेम लैंग्वेज लिखो जो किताब में है। बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स, ये सब लिखने की कोशिश मत करो जो बेचारे एग्जामिनर को ही ना आए, क्योंकि हो सकता है उसकी वोकेबुलरी थोड़ी सी वीक हो, तुम्हारी हो सकता है थोड़ी स्ट्रांग हो। बात तो सही है। तो तुम अगर कोई ऐसा वर्ड लिख दोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि यार तुम गलत लिखोगे, कुछ बच्चे होते हैं वो अलग एकदम सिग्मा होते हैं, जिनको समझ में नहीं आता तो वो सोचते हैं कि यार कुछ बढ़िया बढ़िया वर्ड्स लिख देते हैं इंग्लिश के, क्या पता एग्जामिनर के समझ ही ना आ पाए और वो फिर मार्क्स दे दे। यार देखो, उसके अगर समझ में नहीं आया ना तो एग्जामिनर तुम्हारे नंबर काट लेगा, वो बढ़ाएगा नहीं। ये बात ध्यान में रख लो, अपने दिमाग में डाल लो ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रेजेंटेशन इक्वल टू एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे? देखो, तुम्हें एट द एंड अपनी जो पूरी बोर्ड्स की कॉपी है उसको बेचना है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम हो, तुम्हें उसमें अपने आंसर्स को बेचना है। अगर तुम्हारे आंसर तुमने अच्छे से बेच दिए तो तुम्हें उसका बढ़िया भाव मिलेगा, और भाव यहाँ पे होते हैं मार्क्स। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें हमको यूज करनी है, जैसे कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज करो। और हेडिंग सब हेडिंग्स का यूज करते हुए तुम एक चीज का याद रख सकते हो, वो है तुम्हारा फॉन्ट साइज। ठीक है, यानी कि अगर तुमने कोई हेडिंग डाली है तो उसका साइज थोड़ा बड़ा डालो, हो सकता है उसको कैपिटल यूज करो, और थोड़ा सा अगर टाइम है तो उस पर 2 बार पेंसिल फिरा दो, तो वो एक तरह से तुम्हारे लिए बोल्ड का काम करेगा, समझे। उसके बाद अगर उसकी सब हेडिंग है अगर, तो उसको थोड़ा सा छोटा साइज में लिखो, हो सकता है उसको तुम फिर स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें यूज करनी है। ये सब ऐसे हैक्स होते हैं ना जिनसे तुम्हारा पूरे पेपर में एकदम 4 चांद लग जाएंगे। इंपोर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करो, पहले ही बता चुका हूं, इंपोर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट्स में आंसर लिखो। क्यों? क्योंकि यार देखो, जो तुम्हारा एग्जामिनर है उसको कहानी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके पास दुनिया भर की कॉपियां हैं। अगर तुम्हारा आंसर बहुत लंबा आया और उसने देखा कि यार ये तो पता नहीं क्या इसने लिख दिया है बवाल, तो वो तुम्हारे नंबर इस बात पे काटेगा। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो पॉइंट्स में आंसर लिखो, फ्लो चार्ट्स का यूज करो, डायग्राम्स का यूज करो। ठीक है, क्योंकि सुंदर कॉपी अगर है तो जल्दी समझ आने वाला आंसर है। और ये एक मूल मंत्र याद रखना कि तुम्हारी कॉपी को चेक होने में जितना कम टाइम लगेगा, तुम्हारे मार्क्स उतने ही ज्यादा होंगे। और ये बात भी 1000% सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल गोल्डन टिप्स जो मैं तुमको बताना चाहूंगा कि वो चीजें ये है कि तुमको एग्जाम हॉल के अंदर 4 चीजें याद रखनी है। और भैया कौन सी है वो 4 चीजें? सबसे पहली चीज, साफ हैंड राइटिंग। तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी अगर होगी तो तुम्हारे जो आंसर कॉपी है वो उसमें एक अलग ही ब्यूटी दिखेगी, अलग एकदम बिल्कुल एलिगेंस दिखेगा, समझ रहे हो, सुंदर सुंदर कॉपी दिखेगी। और हैंड राइटिंग की एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जिसने नहीं देखी है जाके चैनल पे फटाफट देख लो, क्योंकि बहुत काम की है। उसके बाद सही क्वेश्चन नंबर। अब ये चीज ना देखो, हर कोई बताता नहीं है, लेकिन
तुम अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमेशा सीक्वेंस में अटेम्प्ट करो, यानी क्वेश्चन नंबर 1 फिर 2 फिर 3। अब तुम कहोगे कि भैया एक बात बताओ, अगर हमको क्वेश्चन नंबर 3 मान लो नहीं आता तो क्या करें? तो उसके लिए यार जगह छोड़ दो। साफ सीधी बात है, तुमको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके लिए तुमको आइडिया होगा ना कि यार कितने स्पेस में ये आंसर आ जाएगा, उतनी जगह छोड़ दो और फिर क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आगे बढ़ो। क्यों ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर के पास तुम्हारी कॉपी आई और उसको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तुम खुद सोच के देखो, अगर तुम कॉपी चेक कर रहे हो तो तुमको ये पसंद आएगा कि पहले पेज के अंदर फर्स्ट आंसर लिखा है, फिर सेकंड आंसर लिखा है, फिर डायरेक्ट 6th आंसर लिखा है, तो वो वापस पेज पलटेगा, फिर 6th सॉल्यूशन देखेगा, फिर तुम्हारा 6th चेक करेगा, फिर देखेगा अरे इस बंदे ने तो 4th क्वेश्चन भी अटेंड कर दिया, इसके बाद फिर वो वापस पेज पलटेगा और 4th चेक करेगा। मैं तुमको बोला ना, जितना ज्यादा टाइम तुम्हारी कॉपी को चेक करने में लगेगा तुम्हारे मार्क्स उतने कम होते चले जाएंगे। तो इसलिए अपना जो आंसर का सीक्वेंस है वो एग्जैक्ट सेम रखो, बीच में जगह छोड़ दो, ठीक है। स्टेप वाइज आंसर जो पॉइंट मैंने तुमको अभी बताया और कॉन्फिडेंस के साथ लिखो। हमेशा याद रखना एग्जाम हॉल के अंदर अपना कॉन्फिडेंस एकदम बना के रखना, वरना अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा तो बेटा जो आंसर तुम निकालोगे ना उसमें भी तुमको डाउट आएगा कि यार ये आंसर सही निकाला कि नहीं निकाला, और फिर तुम्हारे लग गए पेपर में। तो इसलिए कॉन्फिडेंस हमारा हमेशा हाई रहना चाहिए, ठीक है। बोले तो हाउ इज द जोश? हाय सर, ठीक है। तो गुड प्रेजेंटेशन प्लस स्मार्ट राइटिंग इक्वल टू बोर्ड में बढ़िया मार्क्स, ठीक। तो मैंने चारों पॉइंट्स तुमको बता दिए हैं। साफ हैंड राइटिंग होनी चाहिए, सही क्वेश्चन नंबर होना चाहिए, स्टेप वाइज आंसर होने चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। पूरे एग्जाम के अंदर काम रहो, स्मार्ट तरीके से आंसर लिखो, जहां जरूरत है फ्लो चार्ट या फ्लो चार्ट बना दो, जहां किसी और चीज की जरूरत है वहां कर दो। और ये बात याद रखना कि तुम कर सकते हो, किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तुम्हारे भैया यहाँ बैठे हुए हैं, आगे चल के देखो तुम्हारे एग्जाम आने दो, एक के बाद ऐसा पढ़ाना चालू करूंगा ना, तुम लोग खुद कहोगे कि यार अब आएगा मजा, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी आज की वीडियो होती है समाप्त। अगर दोस्तों को भेज सकते हो तो भेज दो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर दो, ठीक है। चलो तब तक के लिए ओके बाय।